घर की बहुओं को चूल्हा चौका करना ही शोभता है। और इसे देखो, काम से जी चुराने के लिए जब देखो किताबें लेकर बैठ जाती है। पता नहीं पढ़कर क्या करना है। घर चलाने के लिए पढ़ने की क्या जरूरत। ये है शांता देवी, उम्र लगभग 55 के पार, चेहरे पर कठोरता और आंखों में गुस्सा। और ये है बहू कविता जवान, पढ़ी लिखी और कुछ कर दिखाने की चाह रखने वाली। उसका सपना है सरकारी अफसर बनना। शांता देवी का बेटा था जगदीश, 30 साल का एक साधारण किसान था, सीधा सच्चा, माँ का आज्ञाकारी और पत्नी के लिए नरम दिल। शांता देवी यानी कविता की सास आंखें खोलते ही अपना हुक्म जारी कर देती। कविता, गोबर के उपले भी बना लेना, कल खत्म हो गए। और हाँ, पिछली बार की तरह धूप में अध पक्के ना छोड़ देना, नहीं तो जलेंगे नहीं। और दोपहर से पहले आंगन साफ हो जाना चाहिए। गांव की औरतें आने वाली हैं, घर चमकना चाहिए। कविता चुपचाप सिर हिलाकर काम में लग जाती। उसके मन में किताबों के पन्ने फड़फड़ाती, लेकिन हाथ में झाड़ू और बाल्टी होती। जैसे ही कुछ पल खुद के लिए निकालती और किताब खोलती, शांता देवी की आवाज फिर गूंज जाती। बहू, ये कौन सा नया काम शुरू कर लिया? घर का काम खत्म हो गया क्या, जो ये किताबें ले बैठी? अम्मा, बस आधा घंटा पढ़ लूं, फिर सब कर लूंगी। शांता देवी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो जाती। हमारे जमाने में बहुएं घर संभालती थी, पढ़ाई लिखाई नहीं। तुझे पढ़ना ही था तो शादी क्यों की? कविता चुपचाप अपने किताबों को समेट लेती और काम में लग जाती। शांता देवी रोज कोई ना कोई नया काम देती ताकि कविता को पढ़ने का समय ही ना मिले। आज खेत से गोभी भी काट कर लानी है, और देखना कीड़े ना लगे हों। हाँ, फिर पास के कुएं से पानी भी भर लाना। कविता ने थकी आंखों से आसमान की ओर देखा, मानो भगवान से पूछ रही हो, हे मेरे मालिक, सपना देखना हम जैसी लड़कियों के लिए गुनाह है क्या? कभी कभी कविता का मनोबल टूट जाता, वो हारकर रोने लगती, पर अगले ही पल खुद को संभल लेती और खुद से कहती, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, मैं नहीं हारूंगी। अगली सुबह शांता देवी उठ चुकी थी, पर कविता अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी। वो इतनी खोई थी कि उसे समय का ख्याल ही नहीं रहा। शांता देवी अपने चाय का इंतजार कर रही थी, पर बहू की कोई खबर नहीं थी। सूरज निकल आया और अभी तक मुझे चाय नहीं मिली। तू कर क्या रही है? कविता ने समय देखा तो चौंक गई। वो भागती हुई कमरे के बाहर आई और बोली, माफ कीजिए अम्मा, अभी चाय लाती हूँ। तू फिर से किताबें लेकर बैठी थी? किस जमाने की बहू है तू? किताबों से कोई घर चलता है क्या? शादी करके आई है या पढ़ाई की पाठशाला चलाने? बहू हो, बहू की तरह रह। जो औरत किताबों में मग्न रहती है, वो घर नहीं संभाल सकती। मेरे सामने ये पढ़ने की नौटंकी मत कर। अगर पढ़ना ही था तो मायके में बैठी रहती। यहाँ ब्याह कर क्यों आई? घर में अभी तक चूल्हा नहीं जला है और तू यहाँ किताबें हाथ में लिए बैठी है। शर्म नहीं आती? तभी जगदीश उठकर आता है। क्या हुआ अम्मा, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? पूछ इस महारानी से, अभी तक क्या कर रही थी? दिन निकल आया है और मुझे चाय की एक प्याली भी नहीं मिली। तो क्या हो गया अम्मा, पढ़ रही होगी वो, थोड़ी देर हो सकती है ना। तुम थोड़ा शांत हो जाओ, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अभी चाय लाता हूं मैं। हाँ हाँ, तू तो अपनी बीवी की तरफदारी करेगा ही ना। अब मेरा क्या काम इस घर में? हाँ हाँ, तू तो अपनी बीवी की तरफदारी करेगा ही ना। अब मेरा क्या काम इस घर में? इतना कहकर शांता देवी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जगदीश भी नाश्ता कर अपने खेत पर चला गया। कविता घर का काम खत्म कर अपने कमरे में जा ही रही थी। गायों को चारा डाला, फिर कुएं से 2 घड़े पानी भी भर लाना, और आज सारे अनाजों को धूप में डाल देना, वरना कीड़े लग जाएंगे। समझ गई? जब तक ये सब पूरा ना हो, कोई किताब हाथ में मत लेना। और हाँ, कल सुबह सूरज निकलने से पहले गोबर के उपले बना लेना।
दोपहर में खेत की मेड़ पर घास भी काटनी है। कविता अपनी सास से कुछ कहना चाहती थी, पर जुबान साथ नहीं देती थी। उसका दिल बस यही सोचता था, क्या मेरे सपने सचमुच इतने छोटे हैं कि घर के कामों से दब जाए? दिन भर काम करने के बाद रात को कविता अपने कमरे में गई। उसने जैसे ही किताब खोला, उसे रोना आ गया। उसका शरीर थक के चूर हो गया था। वो कमर और पीठ की दर्द की वजह से बैठ नहीं पाई। वो खुद को रोने से रोक नहीं पाई। शायद इस जन्म में मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगी। मेरी जिंदगी इन चूल्हे चौके में ही सिमट के रह जाएगी। जब जगदीश कमरे में आया, उसने देखा कविता रो रही है। क्या हुआ कविता? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? अम्मा ने कुछ कहा क्या? कविता ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर उसका दर्द अब रुकने वाला नहीं था। आंसू रुके नहीं और वो फफ कर रो पड़ी। मैं अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ, मुझे पढ़ना है। हाँ कविता, मुझे पता है। क्या तुम्हें किताबों की जरूरत है? मैं ला दूंगा। पर रो क्यों रही हो? मुझे पढ़ना है। मैं बहुत थक जाती हूँ। दिन भर काम की वजह से मुझे वक्त ही नहीं मिलता। अम्मा रोज नया काम दे देती हैं ताकि मैं पढ़ ही ना सकूं। शरीर से तो थक गई हूँ और अब मन से भी टूट गई हूँ। क्या तुम दिन भर काम ही करती हो? क्या मेरे खेत पर जाने के बाद तुम्हें बिल्कुल समय नहीं मिलता? नहीं मिलता। शायद मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। शायद मैं उस जमाने में पैदा ही नहीं हुई जहां लड़की पढ़कर कुछ बन सके। कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और आज मैं इस कहावत को सच होते देख रही हूँ। जगदीश स्तब्ध रह गया। कविता ने आंखें पोंछते हुए कहा, मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद भी अपने सपने को जिंदा रख पाऊंगी, लेकिन अम्मा जी, उन्होंने तो जैसे मेरा सपना एक बोझ समझ लिया है। कोई भी चीज हो, काम पहले मेरे नाम होता है। पढ़ने बैठूं तो ताना, सांस लूं तो भी गुनाह। जगदीश कुछ कहना चाहता था, लेकिन कविता आज रुकने वाली नहीं थी। उसकी चुप्पी आज लावा बनकर फूट पड़ी थी। मेरी किताबें, मेरी रातें, मेरी आंखों का हर सपना, सब अब मुझे बोझ लगने लगे हैं। क्या सच में एक लड़की का सपना बस शादी तक ही होता है? क्या मैं सिर्फ रोटियां सेकने और झाड़ू पकड़ने के लिए पैदा हुई थी? मैं हार गई। अब मुझसे नहीं होगा। मेरा सपना शायद सपना ही रह जाएगा। ऐसा मत बोलो कविता। मैंने तुझसे शादी सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि तू रोटियां बनाए, घर का काम संभाले या मेरी माँ की सेवा करे। मैंने तुझसे शादी इसलिए की थी कि तू मेरी जिंदगी की साथी बने। उस दिन 7 फेरे लेते वक्त मैंने वचन लिया था कि तेरे हर सपने में तेरा साथ दूंगा। तब ये तो नहीं कहा था कि सपने सिर्फ मेरे होंगे और तू बस घर संभालेगी। और जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी तुझसे तेरा सपना नहीं छीन सकता, चाहे हालात हों या लोग। मैं तुझसे वादा करता हूं, अब एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जब तू अकेली महसूस करेगी। अगर तुझे पढ़ाई करनी है तो मैं घर का हर काम करूंगा, अम्मा को भी समझाऊंगा। कविता ने रोते हुए पूछा, लेकिन क्या अम्मा मानेंगी? जगदीश ने उसकी आंखों में झांककर कहा, अगर वो मेरी माँ है तो एक दिन जरूर मानेंगी, और अगर उन्हें मेरी खुशी चाहिए तो उन्हें तेरा सपना भी अपनाना होगा, क्योंकि अब ये सिर्फ तेरा नहीं, हमारा सपना है। उस रात कविता की उम्मीद फिर से जागी। जगदीश का साथ पाके जैसे उसे नई ताकत मिल गई। उसने फिर से अपनी किताब उठाई। अगली सुबह थी। जगदीश आज जल्दी उठ गया था, लेकिन इस बार खेत की ओर नहीं गया। वो सीधा अपनी माँ के पास आ बैठा। शांता देवी ने देखा तो पूछा, आज खेत नहीं जाना क्या? जगदीश कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत शांति से बोला, अम्मा एक बात कहनी है। अम्मा आप कविता को पढ़ने क्यों नहीं देती? घर का हर काम उसी से करवाती है क्या? बहू होना कोई सज्जा है? शांता देवी चौकी बेटे को इतने सालों में कभी इस लहजे में बोलते नहीं सुना था। जगदीश, तू मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है अपनी बीवी के लिए। नहीं अम्मा, मैं अपनी पत्नी के हक के लिए बात कर रहा हूं। कविता कोई काम नहीं टालती, दिन भर लगी रहती है, फिर भी आप उसे ताना देती हैं। वो पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, इसमें क्या बुराई है? तो क्या अब मैं काम करूंगी? मेरी उम्र देखी है, और ये बहू पढ़ लिख कर क्या करेगी? अफसर बनेगी क्या? अगर आप काम नहीं कर सकती तो मैं करूंगा। कविता पढ़ेगी, मैं खेत भी देख लूंगा, घर का काम भी कर लूंगा।
लेकिन मैं उसे उसके सपनों से दूर नहीं होने दूंगा। शांता देवी चुप रही। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनका सीधा साधा बेटा आज उनके सामने खड़ा हो गया। जगदीश ने धीरे धीरे कहा, कविता कल रात बहुत रोई अम्मा, टूट गई थी। उसने मुझसे कहा कि शायद औरत ही औरत की दुश्मन होती है। क्या ऐसा बोली बहू? क्यों ना बोले अम्मा, आपने कभी उसकी आंखों में झांका है? वो कितना थकती है, फिर भी एक आवाज पर दौड़ती है। क्या हर लड़की का सपना बस घर के चूल्हे में जल जाना होता है? क्या जो बहू बन जाए उसके पास अपने ख्वाब नहीं रह जाते? शांता देवी की आंखें थोड़ी नरम पड़ी। अम्मा, जब बाबूजी नहीं रहे थे तब हम दोनों ने मिलकर कितना कुछ संभाला था ना। आप सुबह उठती, चूल्हा जलाती, मैं खेत जाता, फिर लौटकर घर का काम भी करता। शांता देवी की आंखों में वो पुरानी यादें उतर आई। सिर हिलाकर बोली, हाँ बेटा, बहुत कुछ झेला हमने। तू तो बचपन से ही समझदार रहा। अम्मा, जैसे हमने मिलकर घर चलाया था वैसे ही अब मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर कविता को उसके सपने पूरे करने दें। क्या सपना है उसका? पढ़ लिख कर क्या करेगी बहू? अम्मा, उसने अफसर बनने का सपना देखा है। किताबों से लगाव है उसे। औरत हो या मर्द, सपना किसी का छोटा नहीं होता। शादी कोई सज्जा नहीं होती कि वो अपने सपनों को मार दे। शांता देवी कुछ नहीं बोली, सिर्फ सुनती रही। जगदीश ने आगे कहा, अम्मा, आप कहती हैं बहू को घर चलाना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन हम भी तो कुछ कर सकते हैं। क्या कविता को एक मौका देने से हमारा घर टूट जाएगा? नहीं अम्मा, ये घर और मजबूत होगा अगर हम उसके साथ खड़े होंगे। शांता देवी की आंखें भर आई। पहली बार उन्होंने अपने बेटे की बातों में वो गहराई देखी जो शायद पहले कभी नजर नहीं आई थी। वो सोच में डूब गई। जगदीश ने बात आगे बढ़ाई, अम्मा, अगर आप चाहें तो कविता कल भी बर्तन मांजेगी और खेतों में मिट्टी उठाएगी, लेकिन अगर आप उसकी आंखों की चमक देखना चाहें तो उसे पढ़ने दीजिए। एक दिन वो अफसर बनेगी और लोग कहेंगे शांता देवी की बहू ने नाम रोशन किया। क्या आप वो दिन नहीं देखना चाहेंगी? ठीक है बेटा, तू कहता है तो मैं कोशिश करूंगी। बहू को उसके सपने पूरे करने दूंगी। पर तू वादा कर, तू मुझसे कभी गुस्सा नहीं होगा। तू मेरे साथ खड़ा रहेगा। जगदीश ने माँ के हाथ को दोनों हाथों से थाम लिया और मुस्कुराकर बोला, अम्मा, जब तक सांस है मैं हमेशा आपका सहारा रहूंगा। और कविता भी, वो जब अफसर बनेगी ना तो सबसे पहले आपके पैर छूकर धन्यवाद कहेगी। शांता देवी की आंखों में अब कठोरता नहीं, स्नेह था, समझ थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। जगदीश ने अपना वादा निभाया। घर के काम, खेत की देखभाल के बीच वो कविता के साथ हर कदम पर खड़ा रहा। शांता देवी अब कविता के साथ काम में हाथ बटाने लगी थी। जगदीश ने अपनी खेती की आमदनी से कविता के लिए कोचिंग की किताबें, पुराने पेपर और एक रेडियो भी लाकर दिया ताकि वो सरकारी परीक्षाओं की खबरें सुन सके। आखिर 2 महीने बाद परीक्षा का दिन भी आ ही गया। जगदीश और कविता अपनी अम्मा का आशीर्वाद लेके शहर के लिए निकले। अब परीक्षा के परिणाम का इंतजार था। 1 महीने बाद डाके ने घर की चौखट पर आकर आवाज लगाई, ओ जगदीश, कविता के नाम चिट्ठी है। जगदीश दौड़ता हुआ बाहर आया। चिट्ठी हाथ में ली। कविता की आंखों में बेचैनी और उम्मीद एक साथ थी। हाथ कांपते हुए चिट्ठी खोली। कविता ने जैसे पढ़ा, आपका चयन ग्राम विकास अधिकारी पद पर हुआ है। कृपया नियुक्ति पत्र हेतु जिला कार्यालय में उपस्थित हो। इतना पढ़ते ही कविता की आंखों से आंसू बह निकले। वो फूट फूट कर रोने लगी। जगदीश ने उसे गले से लगा लिया। वो बोला, देखा कविता, तेरा सपना अब सपना नहीं, हकीकत बन गया है। शांता देवी भी ये खबर सुनकर भावुक हो गई। उन्होंने कविता के सिर पर हाथ रखा और पहली बार बड़े प्यार से कहा, बहू, बहू, तूने हमारे नाम को रोशन कर दिया। माफ कर दे मुझे। मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किया, लेकिन तूने हार नहीं मानी। अब मैं सबको कहूंगी मेरी बहू अफसर है। गांव के लोग मिठाई खाने आए।
सरपंच ने आकर कहा, बधाई हो शांता बहन, आज धर्मपुर में पहली बार कोई बहू सरकारी अफसर बनी है। आज जो बहुएं पढ़ना चाहें, मैं सबसे पहले उनका साथ दूंगी। मेरी बहू ने मुझे सिखाया कि सपना कोई उम्र, जात या रिश्ता देखकर नहीं आता।